हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस के यूनिट 3 को समझेंगे। हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम इंडियन स्क्रिप्चर्स। इसमें मेनली हम भागवत गीता और रामायण की बात करेंगे। ये टाइमलेस विजडम है जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम आता है, और साथ में एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क को समझेंगे। भागवत गीता, कृष्णा और अर्जुन के डायलॉग जो कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड पर हुए हैं, जहां कृष्णा लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं। रामायण, लॉर्ड राम की स्टोरी जहां से हमारे आइडियल लीडरशिप, ड्यूटी और गवर्नेंस का लेसन मिलता है। लेसन्स फ्रॉम भागवत गीता। पहला क्या है? क्लैरिटी ऑफ पर्पस, निष्काम कर्म। गीता कहती है अपना काम प्योरिटी से करो, रिजल्ट का अटैचमेंट के बिना। मैनेजर्स का जो फोकस होना चाहिए वो रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस, एफर्ट और लॉन्ग टर्म विजन पर रखना चाहिए। टीम को मोटिवेट करो कि बेस्ट काम करे, रिवॉर्ड बाद में आएगा। टारगेट इंपॉर्टेंट है बट पहले कस्टमर को ऑनेस्टली सर्व करो, नंबर्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग इन स्ट्रेस, एकाग्रता रखना। अर्जुन बैटलफील्ड पर कंफ्यूज हो गए थे, इमोशनली ब्रेकडाउन हो गए थे। कृष्णा उसको सिखाते हैं कि स्ट्रेस में भी माइंड को काम रखकर रैशनल डिसीजन लेना चाहिए। इसी तरह आज के लीडर्स भी डेडलाइन, लॉसेस, ले ऑफ जैसे सिचुएशन फेस करते हैं। उनको गीता की तरह स्टडी माइंड, डेटा बेस्ड सोच और धर्म बेस्ड चॉइसेस रखनी चाहिए। इमोशंस को इग्नोर नहीं करना, लेकिन डिसीजन लॉजिक और वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, पैनिक पर नहीं। लीडरशिप बाय एग्जाम्पल एंड विजनरी लीडरशिप। कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं लीडर अगर एग्जाम्पल सेट करे तो लोग नेचुरली फॉलो करते हैं। इसलिए लीडर के एक्शन ज़्यादा पावरफुल होते हैं वर्ड से। जैसे अगर बॉस खुद टाइम पर काम करे, एथिकल हो, तो टीम भी वैसे ही बिहेव करेगी। सिर्फ ईमेल भेजने से कल्चर नहीं बनता। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क लाइफ बैलेंस। गीता के अकॉर्डिंग सेल्फ कंट्रोल, अपने सेंसेस पर डिसिप्लिन या सब सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट है, जो मैनेजर के लिए कोर स्किल है। प्रॉपर रूटीन, रेस्ट और बैलेंस लाइफस्टाइल से ही लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पॉसिबल है। टीम को एनकरेज करो ब्रेक्स लेने या हेल्थ का ध्यान रखने, ताकि बर्नआउट ना हो और प्रोडक्टिविटी स्टेबल रहे। नेक्स्ट है टीम मोटिवेशन। कृष्णा अर्जुन को कंटिन्यूसली मोटिवेट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ याद दिलाते हैं, फियर रिमूव करते हैं। ये एक परफेक्ट कोच और मेंटोर की तरह एक्ट करते हैं। मैनेजर सिर्फ टास्क असाइन नहीं करता, बल्कि एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट दिखाते हैं, उनको पर्पस समझाते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं, तभी टीम इंगेज रहती है। सो एज अ लीडर, बी लाइक कृष्णा टू योर अर्जुन्स इन द टीम, गाइड, सपोर्ट एंड अपलिफ्ट देम। नेक्स्ट है एथिकल कंडक्ट या धर्म कह सकते हो। धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं, बल्कि सही काम करना है, फेयरनेस, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स स्टेक होल्डर। गीता और रामायण दोनों बताते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अधर्म मत करो, लॉन्ग टर्म सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो वैल्यू बेस्ड डिसीजन लेते हैं। इन ऑल प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, पर प्रिंसिपल उसी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन ड्यूटी, नॉट ओनली ऑन रिजल्ट। लीड बाय एग्जाम्पल बनो, स्टे काम इन क्राइसिस, कीप डिसिप्लिन, मोटिवेट योर पीपल एंड ऑलवेज फॉलो धर्म इन बिजनेस। सो मूव ऑन करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लेसन्स फ्रॉम द रामायण। हम लोग रामायण से कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपन सीख सकते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम लोग सीख सकते हैं। पहला आता है लीडरशिप विथ वैल्यूज। लॉर्ड राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, एक ऐसे लीडर जो हमेशा डिसिप्लिन, एथिक्स और वैल्यू फॉलो करते हैं। मॉडर्न मैनेजर को भी राम की तरह प्रॉमिस कीपिंग, ऑनेस्टी, फेयरनेस और इंटीग्रिटी दिखानी चाहिए, तभी लोग नेचुरली रिस्पेक्ट और फॉलो करेंगे। सेकेंड है सेक्रीफाइस फॉर ग्रेटर गुड। राम ने अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करके 14 साल का वनवास एक्सेप्ट किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पिताजी ने प्रॉमिस किया था। ये है ग्रेटर गुड के लिए सेक्रीफाइस करना। कभी कभी सीईओ या लीडर को भी शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर टफ डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे पे कट,
रीस्ट्रक्चरिंग, ताकि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म बने रहे। इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। राम का मिशन सीता जी को वापस लाना था, जो सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ पे पॉसिबल नहीं था। उन्होंने वानर सेना बनाकर कोलैबोरेटिव एफर्ट क्रिएट किए, डाइवर्स लोग शामिल किए जैसे हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, जबकि अलग स्ट्रेंथ थी। जब सब एक ही गोल पर अलाइंड हुए तो इम्पॉसिबल जैसा टास्क, जैसे लंका तक ब्रिज बनाना भी पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसी होनी चाहिए? हनुमान जी की तरह, उनकी तरह परफेक्ट कम्युनिकेटर होना चाहिए, जैसे पोलाइट, क्लियर, कॉन्फिडेंट। लंका जाकर उन्होंने सीता जी को कन्विंस किया कि वो राम का मैसेंजर है। मैनेजर को भी हनुमान की तरह क्लियर, कंसाइज और एपथेटिक कम्युनिकेशन रखना चाहिए, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमर्स कम हो। डेलीगेशन ऑफ वर्क। राम ने हर काम खुद नहीं किया, उन्होंने राइट पर्सन को टास्क दिया, जैसे सीता की सर्च के लिए हनुमान, अलायंस के लिए सुग्रीव, स्ट्रेटेजी के लिए विभीषण से इनपुट लिया। गुड लीडर माइक्रो मैनेज नहीं करता, वो टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ समझकर उनको एम्पावर करता है, जिससे ओनरशिप और स्पीड दोनों बढ़ती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो कि वॉर विथ रावण से हम लोग समझ सकते हैं। लंका के वॉर से पहले राम ने डायरेक्टली अटैक नहीं किया, पहले इंफॉर्मेशन गैदर करी, अलायंसेस बनाए, ब्रिज बनाए, फिर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बैटल लड़ी। आज के मैनेजर्स को भी बिना प्लानिंग के मार्केट में जंप नहीं करना चाहिए। पहले डेटा एनालिसिस, रिस्क असाइनमेंट या असेसमेंट, रिसोर्स प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग, राम ने सुग्रीव के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस किया, ग्रुप बनाया। अलायंस का मतलब है ग्रुप बनाना। राम ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की, सुग्रीव ने अपने वानर सेना सपोर्ट में थी। लेटर विभीषण को भी एक्सेप्ट किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पार्टनरशिप, मर्जर, नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विन विन अलायंस से दोनों पार्टीज ग्रो कर सकते हैं। पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस। राम की जर्नी बहुत लॉन्ग थी, एग्जाइल है ना, जो वनवास उनको मिला था, सीता हरण हुआ, ओशन क्रॉस किया है ना, समुद्र पार किया, फिर लड़ाई हुई, वॉर हुआ, फिर भी उन्होंने पेशेंस और डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ा। मैनेजर्स के लिए भी यही मैसेज है, क्विक रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो गिव अप मत करो, कंसिस्टेंट एफर्ट एंड पेशेंस से ही सस्टेनेबल सक्सेस आती है। ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट। राम एक किंग होते हुए भी बहुत हम्बल थे। वानर सेना, निषाद राज, शबरी, सबको रिस्पेक्ट दिया, उनको कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया। जब लीडर ईगो छोड़कर रिस्पेक्टफुल होता है, तब टीम लॉयल फील करती है और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती है। मोटिवेशन थ्रू एग्जाम्पल। राम राज्य को आइडियल गवर्नेंस माना जाता है, जस्टिस, प्रॉस्पेरिटी, इक्वलिटी, ये सब इसलिए क्योंकि राम खुद एग्जाम्पल सेट करते थे। अगर मॉडर्न लीडर्स रामायण के इन प्रिंसिपल वैल्यूज, सेक्रीफाइस, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, डेलीगेशन, प्लानिंग, अलायंसेस, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, ये सबको फॉलो करें तो उनका ऑर्गेनाइजेशन भी एक छोटा राम राज्य बन सकता है। लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। रामायण में लक्ष्मण, हनुमान और सीता की लॉयल्टी दिखाते हैं कि जब लीडर हॉनेस्ट, फेयर और केयरिंग होते हैं तो लोग उसके लिए 100% कमिटमेंट से काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना। रावण ईगो से कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करता है, जबकि राम क्या करता है, डायलॉग से, है ना, नेगोशिएशन और लास्ट तक पीस का ऑप्शन देते हैं। यही हमें सिखाता है कि मैनेजर को कॉन्फ्लिक्ट्स को काम माइंड से, जस्टिस और विन विन अप्रोच से हैंडल करना चाहिए। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग क्या ले सकते हैं, हमारे एज अ मैनेजर हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, या एज अ एमबीए स्टूडेंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि हमें बी एथिकल एंड वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए। डिसीजन सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड नहीं, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टीम और डेलीगेटेड टीम बनानी चाहिए। सभी लोगों को चुनो, उनको उन पे ट्रस्ट करो, माइक्रो मैनेज मत करो। कम्युनिकेट, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस करना, क्लैरिफाई करना। हनुमान जैसी क्लियर कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। और क्या करना, पेशेंस रखना, टफ टाइम में भी पैनिक नहीं होना, कंसिस्टेंट एफर्ट और टीम में फेथ रखना। राइट, सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं भगवत गीता के पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, निष्काम कर्म यानी सेल्फलेस एक्शन इन लीडरशिप। मतलब काम पूरे दिल से करो, लेकिन रिजल्ट का अटैचमेंट को थोड़ा सा लूज रखो, या रिजल्ट के अटैचमेंट को थोड़ा सा कम रखो। इस अप्रोच से मैनेजर का फोकस
प्रोसेस, क्वालिटी और एथिक्स पर शिफ्ट होता है, सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड या प्रमोशन पर नहीं। पहले 3 अपन डिस्कस करते हैं, डिसीजन क्लैरिटी, लॉन्ग टर्म विजन एंड एथिकल डिसीजन। जब लीडर रिजल्ट का फियर से फ्री होता है, तब वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव सोच सकता है, डेटा, वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशन की नीड के बेस पर डिसीजन लेता है। निष्काम कर्म मैनेजर को शॉर्ट टर्म नंबर से ऊपर उठाकर सस्टेनेबल ग्रोथ, डेवलपमेंट और सोसाइटी इम्पैक्ट पर फोकस करना सिखाता है। क्योंकि अटैचमेंट कम है, मैनेजर अनएथिकल शॉर्टकट नहीं लेता, वो राइट थिंग चूज करता है, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए। नेक्स्ट है 4 to 7 अपन लोग डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंसी इन वर्क एंड स्ट्रेस फ्री डिसीजन मेकिंग। सेल्फलेस लीडर पैनिक नहीं करता, वो कामली सिचुएशन एनालाइज करके क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालता है। ब्लेम गेम में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज में आता है कि निष्काम माइंडसेट वाले लीडर्स सिर्फ अपना बोनस नहीं सोचते, बल्कि एम्प्लॉयज की वेलबींग, वर्क लाइफ बैलेंस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज पे भी ध्यान देता है। वो लोगों को सिर्फ रिजल्ट से नहीं, बल्कि एफर्ट, इंटीग्रिटी, टीम वर्क, इन सब से जज करता है, जिससे कल्चर हेल्दी बनता है। जब तुम मेरा प्रमोशन गया तो, या तुम जब सोचोगे कि मेरा प्रमोशन चले गया या टारगेट मिस हो गया, अगर इनसे सब से तुम लोग डिटेच होते हैं, तब एंजाइटी कम होती है, माइंड क्लियर होता है और डिसीजन बेटर आते हैं। नेक्स्ट है रिसाइलेंस इन फेलियर्स। इस पॉइंट का मतलब है कि जब डिसीजन से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आते, तब लीडर टूटता नहीं है, बल्कि स्ट्रांग होता है। रिसाइलेंस का सिंपल सेंस है फेलियर के बाद भी वापस उठना, गिव अप न करना। जब लीडर सेल्फलेस होता है, तो वो फेलियर को पर्सनल इंसल्ट नहीं समझता, उससे लर्निंग समझता है। ऐसे लीडर्स कामली देखते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम बेटर डिसीजन लेते हैं। इस तरह का एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस लर्निंग कल्चर क्रिएट करता है, जहां लोग फेलियर से डरते नहीं, बल्कि सीखते हैं। हमारा 9th पॉइंट है फेयर रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ बात हो रही है रिसोर्सेस को फेयर तरीके से बांटने की, जैसे बजट, टाइम, स्टाफ, मशीन, सब कुछ निष्काम कर्म के हिसाब से लीडर सेल्फलेस होता है, इसलिए वो रिसोर्सेज अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज नहीं करता। मतलब कोई अननेसेसरी लग्जरी या फेवरेट नहीं, सिर्फ जेन्यून नीड के बेसिस पर स्पेंडिंग करता है। जब लीडर बैलेंस एलोकेशन करता है, तो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलिटी मिलता है, वेस्ट कम होता है। इससे इंश्योर होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक बंदे को बेनिफिट ना करें, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइज गोल्स को सपोर्ट करें। ये फेयरनेस एम्प्लॉयज के बीच ट्रस्ट बिल्ड करती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। सर्वेंट लीडरशिप, इस अप्रोच में लीडर खुद को बॉस नहीं, बल्कि सेवक मानता है। वो सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता, बल्कि अपनी टीम को सपोर्ट करता है, उनकी नीड समझता है और उनकी ग्रोथ के लिए काम करता है। सर्वेंट लीडरशिप का मतलब है लीडर सबसे पहले अपनी टीम की सर्विस करे, वो पावर शो ऑफ ना करे, बल्कि टीम को अपलिफ्ट करता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है, उनके लिए रिसोर्सेज अरेंज करता है। ऐसे लीडर्स के साथ लोग दिल से काम करते हैं। टीम मोटिवेशन, यहाँ फोकस होता है कि टीम को इंस्पायर करने पर, सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करवाने पर नहीं। सेल्फलेस लीडर अपनी एग्जाम्पल से मोटिवेट करता है, सिर्फ बोलता नहीं, करके दिखाता है। टीम मोटिवेशन तब स्ट्रांग होती है जब लीडर खुद भी मेहनत करे, क्रेडिट शेयर करे, सिर्फ अपनी सक्सेस नहीं, टीम की सक्सेस को सेलिब्रेट करे। निष्काम कर्म के हिसाब से लीडर को बिना स्वार्थ के टीम को पुश करना चाहिए, तभी लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते हैं। राइट, नेक्स्ट चीज आती है ट्रस्ट बिल्डिंग। अब ट्रस्ट बिल्डिंग क्या होता है? ट्रस्ट तब बनता है जब लीडर अपनी टीम को सक्सेस को प्रायोरिटी दे, खुद को पर्सनल गेन को नहीं, पॉजिटिव वर्क करे। कल्चर, ओपन कम्युनिकेशन और फेयरनेस से ट्रस्ट ग्रो होता है। जब लीडर हर बात पर मैं नहीं, हम यूज करता है, तो टीम का ट्रस्ट बढ़ता है। प्रॉमिस फुलफिल करना, पार्शलिटी न करना और मिस्टेक्स पे चलना के बजाय गाइड करना, ये सब ट्रस्ट बिल्डिंग का पार्ट है। सेम वैसे ही आता है कोलैबोरेशन, कंपटीशन के ऊपर रहता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि टीम के अंदर अनहेल्दी कंपटीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोलैबोरेशन। लोग जब नॉलेज शेयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तब ओवरऑल रिजल्ट बेटर आते हैं। निष्काम कर्म वाली लीडरशिप में फोकस होता है कि मिलके काम करने पर, सिर्फ इंडिविजुअल हीरो बनने पर नहीं। जब डिपार्टमेंट या टीम मेंबर्स एक दूसरे से कंप्लीट
करने के बजाय, कॉम्पीट करने के बजाय कोलैबोरेट करते हैं, तब इनोवेशंस आती है, मिस्टेक कम होती है। नेक्स्ट है इनकरेज इनोवेशन। सेल्फलेस लीडर टीम को नई सोच के लिए इनकरेज करता है। वो गलतियों से इतना नहीं डरता कि लोग ट्राई करना ही छोड़ दें। लीडर अगर हर बार न्यू आइडियाज पे ये नहीं होगा बोल दे तो क्रिएटिविटी मर जाती है। निष्काम लीडर बोलता है ट्राई करो, अगर फेल भी हुए तो सीखेंगे। इस एटीट्यूड से लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। ऐसे ही होता है फोकस ऑन एम्प्लॉय ग्रोथ पे फोकस करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। यहाँ लीडर न्यूट्रल मेडिटेटर की तरह एक्ट करता है, साइड नहीं लेता, फैक्ट्स देखते हैं, दोनों पार्टीज को सुनते हैं, फिर फेयर डिसीजन लेते हैं। हर टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बट निष्काम लीडर पर्सनल बायस से डिसीजन नहीं लेता है। नेक्स्ट आता है रियलिज्म इन फे, या अपन इसको कह सकते हैं कि रीसाइलेंस होना फेलियर में। जब डिसीजन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता तो लीडर पैनिक या ब्लेम नहीं करता, वो फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में एक्सेप्ट करता है। निष्काम कर्म के हिसाब से फेलियर भी जर्नी का पार्ट है। रियलिस्टिक लीडर ये एक्सेप्ट करता है कि हर डिसीजन सक्सेसफुल नहीं होगा। वो अपनी टीम को गिल्ट ट्रिप नहीं कराता, बल्कि एनालिसिस कराता है क्या सही है क्या गलत है, और नेक्स्ट टाइम बेटर प्लान बनाते हैं। ऐसे ही आता है फेयर रिसोर्स एलोकेशन। हर एक के पास बराबर रिसोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग लॉयल्टी, कि जब लीडर एथिकल हो, फेयर हो, तब लॉयल्टी बिल्ड होती है। जब लीडर सेल्फलेस, ऑनेस्ट और सपोर्टिव हो तो लोग सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, कमिटमेंट के लिए काम करते हैं। यही है सस्टेनेबल लीडरशिप का कोर। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है राम की एथिकल लीडरशिप, या कह सकते हो रामास एथिकल लीडरशिप। इसका मतलब है कि रामायण से जो वैल्यूज हैं उनका आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करना है। पहला चीज होती है सत्य, ट्रूथफुल। राम हमेशा सच बोलते थे, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो। आज के लीडर्स को भी एम्प्लॉयज, कस्टमर और स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और क्रेडिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। रामा ने अपने प्रोमिसेस हमेशा निभाए, जैसे 14 साल का वनवास एक्सेप्ट किया। सेम वैसे ही मॉडर्न कॉर्पोरेट लीडर्स को भी कमिटमेंट्स फुलफिल करना चाहिए, जिससे अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंट बिहेवियर से रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड डेवलप होता है। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड एडवाइजर्स। राम ने दशरथ, विश्वामित्र और विशिष्ट जैसे एल्डर्स और एडवाइजर्स का बहुत रिस्पेक्ट किया। आज के लीडर्स को भी एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस सुननी चाहिए, जिससे बेटर डिसीजन, टीम यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी आती है। कंपेशन एंड एम्पैथी। राम अपने लोगों और कंपेनियंस के दुख दर्द को समझते थे। कॉर्पोरेट लीडर्स अगर एम्पैथेटिक हो, एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम समझकर हेल्प करे, तो लॉयल्टी, मोटिवेशन और पॉजिटिव कल्चर डेवलप होता है। फेयरनेस एंड जस्टिस। राम सबके साथ न्याय और इम्पार्शलिटी से डील करते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में भी फेयर पॉलिसीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और नॉन डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर से ट्रस्ट बनता है और लोग सिस्टम को लेजिमिनेट मानते हैं। ऐसे ही कुछ और पॉइंट हम लोग, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लगभग लगभग सेम होता है। सेक्रीफाइस फॉर ग्रेटर गुड, जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर दिया है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, कि राम के डिसीजन जो होते थे धर्म के अकॉर्डिंग होते थे, है ना। बिल्डिंग यूनिटी एंड टीम वर्क, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। ह्यूमिलिटी, राम किंग होते हुए भी एक्साइल में सिंपल लाइफ जीते थे, है ना। वनवास में सिंपल लाइफ जीते थे, कभी एरोगेंट नहीं बने। हम्बल लीडर्स अप्रोचेबल होते हैं, टीम से कनेक्टेड रहते हैं, जिससे रिस्पेक्ट और लॉन्ग लास्टिंग लॉयल्टी डेवलप होती है ना। कमिटमेंट टू धर्म, धर्म के प्रति कमिटमेंट होना। सो मॉडर्न लीडर्स के लिए सिर्फ इतना सा है कि इस पूरे मॉडल के एसेंस यही है कि अगर लीडर सच्चाई, इंटीग्रिटी, कंपैशन, फेयरनेस और धर्म बेस्ड डिसीजन लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल बनती है। ऐसी एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज ग्रो करते हैं, कस्टमर लॉयल रहते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर होती है। अब हम देखेंगे कि एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्या है। वाई दिस फ्रेमवर्क, हमें ये फ्रेमवर्क क्यों चाहिए। आज के टाइम में करप्शन, एनवायरमेंटल डैमेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सब बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। लीडर्स कभी कभी प्रॉफिट को एथिक्स से ऊपर रखकर देखते हैं। इंडियन स्क्रिप्चर्स हमें सिखाती है कि रियल सक्सेस वो है जो सस्टेनेबल हो, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं, लॉन्ग टर्म वेलबींग भी दे। इसीलिए ये फ्रेमवर्क हेल्प करता है कि बिजनेस डिसीजन लेते समय हम धर्म
कर्म और विवेक के साथ साथ यूज करें। धर्म का सीधा मतलब है राइट, ड्यूटी, जो फेयर, जस्टिस और सबके बेनिफिट के लिए हो। बिजनेस में इसका मीनिंग है कस्टमर को सेफ और क्वालिटी प्रोडक्ट देना, एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस देना, इन्वेस्टर को ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी देना और सोसाइटी के साथ रिस्पॉन्सिबल रहना। कर्म का मतलब है हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस। कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। बिजनेस डिसीजन का इम्पैक्ट होता है कस्टमर, एम्प्लॉयज, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, सब पर, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। अगर आज गलत काम करोगे कल उसके नेगेटिव रिजल्ट आएगा, जैसे लीगल इश्यूज, बैड रेपुटेशन, बॉयकॉट एक्सेट्रा। विवेक मीन्स विजडम एंड डिस्क्रिमिनेशन, सही और गलत, इजी और राइट चॉइसेस के बीच का क्लियर अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस में विवेक हेल्प करता है ये पूछने में क्या मैं सिर्फ इजी और प्रॉफिटेबल ऑप्शन ले रहा हूँ या ट्रूली वाइज और एथिकल ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। अब हम लोग फ्रेमवर्क पढ़ेंगे 5 सिंपल स्टेप में, है ना। अब इस फ्रेमवर्क को बिल्कुल मतलब होता है ना, जितना इजी हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्टेप 1 में हम लोग देखते हैं आइडेंटिफाई योर धर्म, आपकी ड्यूटी क्या है। मेरी ड्यूटी क्या है इस सिचुएशन में, कस्टमर के लिए क्वालिटी, सेफ, फेयर प्राइस, एम्प्लॉयमेंट के लिए फेयर वेजेस देना, है ना, इन्वेस्टर के लिए ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी रखना, सस्टेनेबल होना, है ना, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, जैसे कि एक फार्मा कंपनी का धर्म है सेफ मेडिसिन देना, चाहे प्रॉफिट थोड़ा कम हो लेकिन पेशेंट्स का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना, पेशेंट्स से हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एग्जामिन करना, कॉन्सिक्वेंस करना, इस एक्शन का रिजल्ट क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, कॉस्ट एफिशिएंसी, कितना पैसा बनेगा, कितना सेव होगा। लॉन्ग टर्म रेपुटेशन में क्या होगा, ट्रस्ट, लीगल रिस्क, ब्रांड इमेज बनेगा। अगर एक कंपनी इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट किए बिना नदी में डंप करती है तो शॉर्ट टर्म में कॉस्ट बच जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉल्यूशन होगा, लोग अपोज करेंगे, गवर्नमेंट फाइन लगा सकती है, कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। यानी शॉर्ट टर्म सेविंग, लॉन्ग टर्म डैमेज। थर्ड स्टेप है अप्लाई विवेक, विजडम अप्लाई करो। अब एम आई चूजिंग वाइजली और जस्ट व्हाट सीम इजी, क्या मैं सही तरीके से चीज़ों को चूज कर रहा हूँ या फिर इजी देख रहा हूँ। टेम्परेरी प्रॉफिट को सस्टेनेबल ग्रोथ से अलग करो, ग्रीड, फियर, प्रेशर से ड्रिवन डिसीजन अवॉइड करो। चेक करो क्या ये डिसीजन लॉन्ग टर्म में कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा या सिर्फ आज के बैलेंस शीट अच्छा दिखाएगी। जैसे कोई मैनेजर को ब्राइब ऑफर होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इजी चॉइस है ब्राइब लेके, या होता है ना कि करप्शन काफी ज्यादा है ना, तो क्या करो ब्राइब लेके डील क्लोज कर देना, है ना। लेकिन विवेक क्या बोलता है, इंटीग्रिटी ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर आपने ब्राइब ली, रिजेक्ट करोगे, अगर आप ब्राइब रिजेक्ट करोगे शॉर्ट टर्म में शायद कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्लीन रेपुटेशन बिल्ड होती है। बैलेंस, धर्म, कर्म और विवेक को बैलेंस करना। सब स्टेक होल्डर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, ऐसा डिसीजन लो जिससे लॉन्ग टर्म पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज आए, सिर्फ पॉलिटिकल करेक्ट नहीं, जेन्युइनली राइट हो। एक फूड कंपनी एग्जांपल देता हूँ, एक फूड कंपनी शुगर कंटेंट काम करने का डिसीजन लेती है कि उसका कंटेंट जो होता है वो कम करने का डिसीजन लेती है। शॉर्ट टर्म में शायद टेस्ट थोड़ा चेंज हो, कुछ कस्टमर कंप्लेन करे कि इसमें शुगर कम है, शक्कर कम है, लेकिन हेल्थ के लिए बेटर है, लोगों की वेलबींग इंप्रूव होती है, और ये एक वाइज चॉइस है या अच्छी चॉइस है फ्यूचर हेल्थ ट्रेंड्स के हिसाब से। टेक एक्शन विद निष्काम भाव। लास्ट स्टेप है निष्काम भाव, यानी एक्शन विदाउट सेल्फिश अटैचमेंट। एक्शन करो लेकिन सिर्फ पर्सनल या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से अटैच मत हो। डिसीजन लार्जर गुड को ध्यान में रखकर करो, एम्प्लॉयज, कस्टमर, सोसाइटी, सबके लिए। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है लेकिन ओनली मोटिव नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्राइसिस टाइम में, जिसे पेंडामिक में कंपनी कोस्ट कटिंग के लिए तुरंत लोगों को निकाल सकती है, लेकिन अगर मैनेजमेंट डिसाइड करे हम एम्प्लॉयज की सैलरी सपोर्ट करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट कम ले लेंगे बट जॉब सेव करेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करता है। एम्प्लॉयज लॉयल को हो जाते हैं, रेपुटेशन स्ट्रांग होती है। जब बिजनेस धर्म, कर्म और विवेक के साथ निष्काम भाव से चलता है तब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। ये फ्रेमवर्क है गाइड्स जो एथिकल डिसीजन को गाइड करता है लीडरशिप में, एम्प्लॉय रिलेशन में, कस्टमर रिलेशन में, फिर एनवायरनमेंट और सोसाइटी में धर्म, कर्म और विवेक से हम लोग कैसे अपने डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉफिट और ग्रोथ में कैसे ले सकते हैं, राइट। कुछ एग्जांपल से अपन लोग वाइंड अप करेंगे। टाटा ग्रुप का आपने सबने सुना होगा, है ना। टाटा ग्रुप का ब्रांड इमेज ट्रस्ट और फेयरनेस पे बिल्ड हुआ है। उनका कोड ऑफ कंडक्ट है स्ट्रॉन्ग CSR, एम्प्लॉयज और सोसाइटी दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाता है।
यहाँ धर्म है स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना, कर्म है जॉब्स क्रिएट करना, कम्युनिटी प्रोजेक्ट करना, और विवेक है कि अनएथिकल शॉर्टकट अवॉइड करके लॉन्ग टर्म रेपुटेशन सिक्योर करना। इन्फोसिस का एग्जांपल लेते हैं अपन। इन्फोसिस स्पेशली नारायण मूर्ति के अंडर ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस और एंटी करप्शन स्टैंड के लिए फेमस है। कंपनी ने कभी ब्राइब लेकर, रिश्वत लेकर अप्रूवल लेने से मना किया, इवन अगर उससे शॉर्ट टर्म लॉस भी हो, जिससे लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग एथिकल इमेज और ग्लोबल क्लाइंट्स का ट्रस्ट बना रहे। कभी उन्होंने रिश्वत नहीं ली। धर्म प्लस कर्म प्लस विवेक, ये बनाता है आपका एथिकल बिजनेस मॉडल, जहाँ प्रॉफिट भी होता है और सोसाइटी का फायदा भी। टू सक्सेस सिर्फ पैसे नहीं बल्कि इंटीग्रिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, जैसे टाटा ग्रुप और इन्फोसिस ने दिखाया। एंशियंट इंडियन विजडम सिर्फ फिलोसॉफी नहीं बल्कि मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रैक्टिकल टूल किट है जो एथिकल डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करती है। तो आज के लिए हम लोगों का ये पूरा यूनिट खत्म होता है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। प्रॉपर नोट्स बना के इसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेडी करिएगा। थैंक यू।